सब साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 23 तारीख को मैंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सदस्यता से और प्रदेश अध्यक्षीय पद से मैंने इस्तीफा दे दिया। 8 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा जी ने भाई ने मेरे को बुलाया था और उसके बाद में 4 दिन पहले भी मैं मिला था। अब हमारा आज का जो कार्यक्रम रहेगा, आज का कार्यक्रम हमारा ये है कि ओबीसी के लोग ओबीसी की मांगों को लेकर कर्मी लेर के उसमें विरोध में हमारे 10-12 मांगे हैं उनको लेकर के, और आज 28 तारीख से लेकर 9 तारीख को जाकर हमारे पद यात्रा यहाँ से चलेगी पंचकुला सेक्टर 5, और हम 9 तारीख को 8 तारीख को रात को हम पंचकुला पहुँच जाएंगे। 9 तारीख सुबह जो है ना हम गवर्नर साहब को ज्ञापन देंगे अपनी मांगों का, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम। दूसरी बात यह है कि आज भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ अभी पहुँचने वाले हैं और मुझे पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। आज से मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आज सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम रोहतक से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज उनके दिखाए हुए मार्ग पर देश आगे चले, ऐसी आज हमारी भावना रोहतक वासियों की है। इस अवसर पर यहाँ एक संकल्प ओबीसी समाज के बहुत से प्रबुद्ध लोगों ने लिया है। ओबीसी अधिकार यात्रा, ओबीसी समाज अधिकार यात्रा के रूप में आज से ये एक पद यात्रा के रूप में तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो सभी लोग इस यात्रा के अंदर जो अपना योगदान देंगे, जो अपनी तपस्या करेंगे, जो हिस्सा लेंगे, और जो ये जायज़ बातें हैं, जो जायज़ मांगे हैं, सरकार को इन मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। चाहे वो हरियाणा सरकार हो, कुछ मांगे केंद्र सरकार से संबंधित हैं, दोनों सरकारें ओबीसी समाज की जायज़ मांगों की तरफ ध्यान दें, इनका समाधान करें। और जो मेरी जिम्मेदारी लगी है आज की, इनमें से कुछ जो संसद में उठने वाली बात हो या बाकी कहीं किसी फोरम पे समर्थन करने की बात हो, तो मैं उस जिम्मेदारी में मैं इन बातों को उठाने का अपना प्रयास जारी रखूँगा। आपने भी रोजगार का मुद्दा उठाया, नौकरियों। देखिए, आज ये स्थिति ये हो गई कि ये लक्की करोड़ी रोज़गार योजना सरकार चला रही है। अगर आपके पास करोड़ हैं तो पेपर लीक कराओ, HPSC SSC के मेंबरों तक पहुंचाओ और रोज़गार पाओ। और अगर पक्की नौकरी चाहिए और अगर कच्ची नौकरी चाहिए तो DC रेट बंद हो गया, मात्र कुछ कंपनियों के हाथ में दे दिया, लाखों की रिश्वत लेके वो कंपनियां लगाने लग रही हैं। आपने देखा, स्वयं मैंने जब पूछा लोगों से तो लोगों ने कहा कि हम 1 लाख दे के कोई लगाए कोई, तो ये स्थिति हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि ना तो कच्ची नौकरी ना पक्की सरकारी नौकरी, करोड़ और लाख अगर आप खर्च कर सकते हैं तो आपकी कहीं कोई सुनवाई होगी। ऐसी जो है आज स्थिति है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हो, उन युवाओं के साथ इस तरह का जो एक मैं समझता हूँ बर्ताव सरकार कर रही है, जो उनके जख्मों पे नमक छिड़कने काम से कम नहीं है। कल से संसद सत्र शुरू है। कल से संसद सत्र में कल ये रिपील एक्ट आएगा, 3 कानूनों को वापस लेने का तो सरकार बिल लेके आएगी। उसके एक्ट पे डिस्कशन पहले कल लोकसभा में, परसों राज्यसभा में हो, लेकिन उस पर हम अपनी सारी बात रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये मांग करता हूँ आप लोग के माध्यम से संसद सत्र को लेकर कि इसकी शुरुआत, सत्र की शुरुआत, जो 670 ऐसे परिवार जिन्होंने अपना कोई इस आंदोलन में खोया है, जिन किसानों ने अपनी जान कुर्बान, इन धरनों पे जिनकी जान कुर्बान हुई है, उनको श्रद्धांजलि देकर सदन शुरुआत करें। मैं चेयरमैन राज्यसभा से और स्पीकर लोकसभा से ही मैं आज मांग रखना चाहता हूं, और सरकार उनसे माफ़ी मांगे। क्योंकि अगर सरकार पहले हमारी बात मान लेती और अपनी जिद पे नहीं अड़ती तो आज ये परिस्थिति ना बनती। और ज़्यादातर जो मांग है, बाकी जो मांग है, ज़्यादातर वो मांग आज होती ही नहीं अगर सरकार शुरू में मांग लेती थी। जैसे कि हमारे जो एक मांग है कि जो किसानों पे आंदोलन के दौरान केस मुकदमे हुए वापस हों, मांग है कि
जो 670 परिवार हैं उनको जो है आर्थिक मदद हो और उनको रोज़गार मिले, उन परिवारों को उनका रिहेबिलिटेशन हो। ये मांगे होती ही नहीं। अगर सरकार पहले हमारी बात मान लेती तो कम से कम सरकार अब हमारी बात मानेगी। हम ऐसा बात लेकर संसद में जाएंगे और जैसे मैंने कहा कि 2 मांग मैंने जो रखी हैं आप लोग के माध्यम से, प्रेस नोट में भी हम देंगे, 2 मांग रखी हैं। पहली बात कि भाई उन परिवारों से माफ़ी मांगी जाए 670 परिवारों से सरकार द्वारा, और सदन द्वारा उनको एक शोक प्रस्ताव और एक श्रद्धांजलि उनको दी जाए और उसके बाद सदन की कार्रवाई चले। ये 2 मांगे अतिरिक्त हैं जो सदन से जुड़ी हुई हैं। सरकार तो ये कह रही कि जो मुख्य मांग थी 3 कानून काले वापस वो हम लोग कानून वापस कर रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पे वो एक बड़ी मांग थी और मुख्य मांग जो है उनमें वो सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक थी जो मुख्य मांग थी। मगर ये 2 मुख्य मांगों से के मामले से आंदोलन शुरू हुआ था, एक तो वो और एक एमएसपी पे कोई ना कोई कानूनी जो है कोई कानून बने, एमएसपी की जो प्रणाली है उस पर कानूनी अमली जामा उसको पहनाया जाए। तो अब उम्मीद करता हूँ मैं कि सरकार उस मांग को भी, जो दूसरी मुख्य मांग है, उस मांग को भी किसानों को निमंत्रण देके जो अपना तो किसी बात करके उन मांगों को भी सरकार अपना कहीं ना कहीं जो उन मांगों को का समाधान करेगी। एयरपोर्ट की बात करिए आप, क्या एयरपोर्ट? हाँ, ये बड़ा दिल में इस बात की पीड़ा है कि ये एयरपोर्ट मैंने बड़ी मेहनत से के लिए मंजूर कराया था, जबकि उस समय दिल्ली में दूसरे एयरपोर्ट की योजना ही नहीं थी। 150 किलोमीटर तक दूसरा एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। लेकिन जब दुनिया के सारे महानगरों में 2-2, 3-3 एयरपोर्ट हैं, उस बात को देखते हुए स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात करके उस नियम को नियम को कैंसिल कराते हुए महम के अंदर एयरपोर्ट मंजूर हुआ। और उसका प्लान ये था कि वो कार्गो एयरपोर्ट 2018 में और फुल सर्विस एयरपोर्ट 2022 में, क्योंकि तब तक कैपेसिटी दिल्ली एयरपोर्ट की थी। लेकिन 2014 में हमारी सरकार चली गई और भाजपा की सरकार बनी हरियाणा में, और 2017 में यूपी में जब भाजपा की सरकार बनी तो जो एयरपोर्ट महम के लिए था उसका स्थानांतरण नोएडा में, जेवर में कर दिया गया। दुख इस बात का है कि उस समय और आज भी सरकार के मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई सांसद किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि ये नुकसान हो रहा है हरियाणा का। अगर एयरपोर्ट यहाँ आता, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जेवर पूरा बदल जाएगा, नोएडा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और सच भी है, हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को देखते हैं, उससे पूरा वो इलाका बदल गया गुड़गांव के आसपास का। वो एयरपोर्ट अगर यहाँ आता तो यहाँ 7-8 जिलों का मध्य पड़ता है जो महम जो है, तो वो 7-8 जिलों और पूरे हरियाणा को उसका बड़ा लाभ होता। हमें द्वेष नहीं है, जेवर में एयरपोर्ट आज बने, मगर यहाँ का मंजूरशुदा एयरपोर्ट वहाँ जाए, उस बात का हमें अफसोस ज़रूर है। और दर्द इस बात का है कि हरियाणा की भाजपा सरकार अपने मंजूरशुदा प्रोजेक्ट्स की पहरेदारी करने में बिल्कुल विफल साबित हुई। आज हम ये भी संकल्प लेते हैं इस अवसर पे कि आने वाले समय कभी मौका मिलेगा तो इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही कैंसिल नहीं होने देंगे। इस प्रोजेक्ट को दोबारा से पुनर्जीवित करके यहीं लेके आएंगे। एयरपोर्ट में जो बीजिंग का फोटो लगाया गया, काफ़ी फैसियत हो रही है उसमें। हाँ जी, बीजिंग एयरपोर्ट का वहाँ फोटो लगाया गया, काफ़ी फैसियत हो रही है। देखिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो देश आज सीमा पर हमें आंख दिखा रहा हूँ, जिसका मुकाबला हमारे फौजी कर रहे हों और अपनी जान कुर्बान करके कर रहे हों, आज उस देश के एयरपोर्टों की फ़ोटो भारत सरकार के इख्तियारों में जब आती है तो देश की सेना के मनोबल पर इस बातों का प्रभाव पड़ता है। ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है।